सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड लास्ट टॉपिक भी खत्म कर लेते हैं। लेकिन वो टॉपिक है क्या? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टी सेल्स का क्या रोल होता है जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है। और इसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है टिश्यू ग्राफ्टिंग। तो कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आज के लेक्चर में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। वैसे आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं तो बात कर ही लेते हैं। मान लो कोई इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन बेकार हो जाए जो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो फिर क्या होगा? क्या वो इंडिविजुअल मर जाएगा? नहीं, पहले कोशिश की जाएगी कि वही स्पेसिफिक ऑर्गन उसको किसी दूसरे इंडिविजुअल से मिल जाए। तो वो जो इंडिविजुअल होगा जो इस ऑर्गन को देगा वो डोनर, और जो ऑर्गन ले रहा होगा वो रेसिपिएंट कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आई। तो इसी को डोनर से रेसिपिएंट के अंदर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना, उसको देना, यही कहलाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो पहली बात आती है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान क्या होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे जो एमएससी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एमएससी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, चाहे वो MSC 1 ग्लाइकोप्रोटीन हो, चाहे वो MSC 2 ग्लाइकोप्रोटीन हो, तो MSC ग्लाइकोप्रोटीन डोनर और रेसिपिएंट के अंदर नियरली आइडेंटिकल सेम होने चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो MSC मॉलिक्यूल होंगे डोनर के, अगर ये आइडेंटिकल नहीं है या फिर ये सेम नहीं है रेसिपिएंट के MSC के मॉलिक्यूल से, तो डोनर के MSCs को, डोनर के ये जो MSC ग्लाइकोप्रोटीन हैं, इनको रेसिपिएंट के इम्यून सेल्स फॉरेन एंटीजन समझना शुरू कर देंगे। और किसी भी होस्ट की बॉडी में अगर कोई फॉरेन एंटीजन आ जाता है या फॉरेन मॉलिक्यूल आ जाता है, तो होस्ट की बॉडी सिर्फ एक काम करती है उसको देखने के बाद, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर देना। तो समझ में आया कि ये MSC ग्लाइकोप्रोटीन का डोनर और रेसिपिएंट के अंदर नियरली आइडेंटिकल का मतलब है यहां पर लगभग 50%, और 50% से ज्यादा अगर मैच हो रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो लगभग 50% से ज्यादा मैच होने चाहिए। और वही बात दूसरी लिखी हुई है कि अगर ये MSC नॉन आइडेंटिकल है रेसिपिएंट और डोनर की, तो फिर क्या होगा कि जो चांसेस होंगे रिजेक्शन के, यानी जो हमारा रेसिपिएंट होगा उसकी बॉडी के जो सेल्स होंगे, बाकी सेल्स, वो उस डोनर के ऑर्गन को अपना मानने से मना कर देंगे। तो जो रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि डोनर की जो MSCs हैं उनको रेसिपिएंट की इम्यून सेल्स फॉरेन एंटीजन समझना शुरू कर देती हैं। और जैसे ही उनको फॉरेन एंटीजन समझा जाता है तो होस्ट की बॉडी में एक ही काम होता है कि उस फॉरेन एंटीजन को खत्म करना। और जब उसको खत्म किया जाएगा तो पूरे जितना भी ऑर्गन होगा उस पूरे ऑर्गन का लाइसिस कर दिया जाएगा, उसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनका लाइसिस कर दिया जाएगा। तो ये होता कैसे है? मान लो अगर ये MSC नॉन आइडेंटिकल है, यानी ऐसा कोई डोनर है जिसकी MSC रेसिपिएंट से मैच नहीं हो रही और ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उन डोनर की MSCs को फॉरेन एंटीजन की तरह होस्ट की यानी रेसिपिएंट की बॉडी में कंसीडर कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा?
जो हमारी साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स हैं उनका एक्टिवेशन हो जाएगा। और हमको पता है कि जैसे ही ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स एक्टिवेट होती हैं, ये टारगेट सेल किलिंग करती हैं। यानी वो जो ऑर्गन होगा, ऑर्गन के अंदर जितने भी टिश्यूज होंगे और उस टिश्यूज के अंदर जितनी भी सेल्स होंगी, उन सारी सेल्स को फॉरेन समझा जाएगा और ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स उन सारी सेल्स को मारना शुरू कर देंगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जैसे ही इन डोनर एमएससीज को फॉरेन एंटीजन समझा गया, तो सबसे पहले हमारी साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स एक्टिवेट हुई और जैसे ही ये सेल्स एक्टिवेट होंगी, दे विल कॉज द लाइसिस ऑफ दैट स्पेसिफिक टिश्यू। उस टिश्यू की लाइसिस करना, उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको मारना शुरू कर देती हैं। और क्या होता है, कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स पर ही। तो फिर क्या होता है, दूसरे तरीके की टी सेल्स जो कि हैं हेल्पर टी सेल्स, वो भी पीछे क्यों रहें, वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं। और जैसे ही वो एक्टिवेट होती हैं तो हमको पता है कि हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होने के बाद कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करती हैं, जिनको हम नाम देते हैं साइटोकाइंस। और ये जो साइटोकाइंस होते हैं, ये ब्लड में सर्कुलेट करेंगे रेसिपिएंट के अंदर, और क्या करेंगे, उस रेसिपिएंट के अंदर जितने भी इनेट इम्यून सेल्स हैं या फिर अडेप्टिव इम्यून सेल्स हैं, उन सबको बुलाकर लाएंगे कि भाई इधर आओ। वो जो ऑर्गन है उसके अंदर जो एमएससी हैं वो हमारे होस्ट के प्रोटीन नहीं है, मतलब वो कहीं बाहर के प्रोटीन्स हैं। तो इसका मतलब है कि वो फॉरेन एंटीजन है, वो नॉन सेल्फ एंटीजन है, उनको खत्म करना है। तो सारी की सारी इनेट और अडेप्टिव इम्यून सेल्स उस स्पेसिफिक ऑर्गन टिश्यूज के अंदर पहुंच जाएंगी और उनको खत्म करना स्टार्ट कर देंगी। तो समझ में आया, सबसे पहले जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी, और हमको पता है कि साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स सीधे सीधे टारगेट सेल किलिंग करती हैं। तो ये कोशिश करेंगी कि टिश्यूज की लाइसिस हो जाए, यानी वो जो टिश्यूज हैं उस ऑर्गन के अंदर उनको मार डालें। और उसके बाद ये हेल्पर टी सेल्स, दूसरे तरीके की टी सेल्स भी पीछे नहीं रहती और ये भी एक्टिवेट हो जाती हैं बचे कुचे सेल्स को मारने के लिए। और ये एक्टिवेट होने के बाद कई सारे साइटोकाइंस को सिक्रीट करती हैं, और ये जो साइटोकाइंस होते हैं, ये साइटोकाइंस इनेट और अडेप्टिव इम्यून सेल्स को बुला करके लाते हैं। और यही जो इनेट अडेप्टिव इम्यून सेल्स जो ये हेल्पर टी सेल के द्वारा सिक्रीट किए हुए साइटोकाइंस बुला करके लाते हैं, ये टिश्यू की लाइसिस कर देते हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और आगे क्या होगा, फिर उस टिश्यू के अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, उस ऑर्गन के अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर इस केस में, क्योंकि ये केस तो हमारा बनता ही बनता होगा, क्योंकि एमएससी डोनर और रेसिपिएंट की थोड़ी बहुत पूरी तरीके से आइडेंटिकल तो नहीं होंगी। तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में रिजेक्शन रिस्पांस को रोकने के लिए होस्ट की बॉडी में, मतलब यहां पर होस्ट का मतलब है रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट को डाला जाता है, जो उस रेसिपिएंट के इम्यून सिस्टम को, यानी उसकी इनेट इम्यून सेल्स को और अडेप्टिव इम्यून सेल्स को बोलते हैं थांबा, रुको, इसको फॉरेन नहीं समझना है, ये हमारा ही ऑर्गन है। तो वो जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स उन स्पेसिफिक रेसिपिएंट को दिए जाते हैं, वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स उसके इम्यून सेल्स को सप्रेस कर देते हैं। और जैसे ही इम्यून सेल्स सप्रेस होते हैं, उस रेसिपिएंट का इन एमएससीज को देखकर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, इम्यून रिस्पांस जनरेट नहीं होता। इस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो यही टिश्यू की एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एमएससीज पूरी तरीके से आइडेंटिकल होने के चांसेस कम होते हैं, वो सिर्फ उस केस में नियरली नहीं बल्कि फुल्ली आइडेंटिकल होंगी अगर वो दोनों इंडिविजुअल्स, यानी रेसिपिएंट और डोनर, अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में
ये नियरली आइडेंटिकल ही होती हैं, तो उस टिश्यू को एक्सेप्ट कराने के लिए रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, कुछ एंटी इंफ्लामेटरी सब्सटेंसेस दिए जाते हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आई होगी टी सेल्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान क्या करती हैं। एमएससी ग्लाइकोप्रोटीन अगर सेम नहीं है रेसिपिएंट और डोनर के अंदर, तो जो हमारे डोनर की एमएससी ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं वो होस्ट की बॉडी में फॉरेन समझी जाती हैं, और जैसे ही फॉरेन समझी जाती हैं वैसे ही उनके खिलाफ एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले टीसी सेल्स एक्टिवेट होती हैं और वो सीधा टारगेट सेल किलिंग करती हैं, और बाद में हेल्पर टी सेल्स आती हैं साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स के द्वारा जो सेल्स खत्म नहीं की गई हैं, और फिर आकर के वो एक्टिवेट होती हैं, और एक्टिवेट होने के बाद वो कई सारे साइटोकाइंस के मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट कर देती हैं, और जैसे ही ये साइटोकाइन सिक्रीट होंगे ये इनेट और अडेप्टिव इम्यून सेल्स को बुला करके लाएंगे, और ये अडेप्टिव और इनेट इम्यून सेल्स उस स्पेसिफिक ऑर्गन की जितनी भी सेल्स होंगी उनको मारना स्टार्ट कर देती हैं, और जैसे ही ये हाथापाई शुरू होगी दोनों के बीच में वैसे ही ब्लीडिंग होना चालू हो जाएगी। तो इस सब को, इस खेल तमाशे को रोकने के लिए, टिश्यू की एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए, रिजेक्शन को रोकने के लिए कुछ एंटी इंफ्लामेटरी सब्सटेंसेस और इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, और वो क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।